किसान के बाद अब नौजवान नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ले आए हैं। जो कहते थे हमारे यहाँ कभी इस्तीफे नहीं होते, उनके यहाँ इस्तीफे होने लगे। आपको ये नहीं लगता कि ये इस्तीफे से शुरू हुई कहानी इस्तीफे पे आकर खत्म हो रही है? मूवमेंट्स क्या से क्या हो जाते हैं, ये समाज की संभावनाओं की सबसे खूबसूरत चीज भी है। एनटीए जो एग्जामिनेशन करवा रहा है, उन्हीं पैनल्स में से लोगों का नाम पेपर लीक करने के इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है और एनटीए आज के समय में इसके अलावा कोई काम नहीं करता है। पेपर लीक माफिया को एक लेजिटिमेसी का फ्रंट प्रोवाइड करने का काम। ये नरेंद्र मोदी के अहम पे चोट है, उनके अहंकार पे चोट है, उनके पूरे हजारों करोड़ की जो उनका ब्रांड बनाया गया 56 इंच के सीने पे चोट है। नरेंद्र मोदी ने क्यों लिया इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान तक तो ठीक था, अब लोग मेरा गला पकड़ रहे हैं, इसको निकालो जल्दी जल्दी, इससे पहले कि मेरी कुर्सी का जो मांग है वो और तेज हो जाए। प्रधान को ही खाली करवा दो। खूने जिगर में डुबो ली हैं उंगलियां मैंने वैसे लिखा होगा उन्होंने, लग रहा था मुझे तो अक्षर भी उसके लाल नजर आ रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान ने हमें दहशतगर्द बोला था और सही मायने में दहशत तो बिठा दी हमने उनके दिमाग में। अगर मैंने नहीं देखा होता सीएए का मूवमेंट तो मैं नहीं होती शायद आज एक एक्टिविस्ट। तो एक कर्ज है सीएए का मूवमेंट का, एक कर्ज है उन तमाम इक्वल सिटीजनशिप एक्टिविस्ट्स का जो मैं हर रोज अपने एक्टिविज्म में चुकाने की कोशिश करती हूँ। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, तो देखना है जोर कितना बाजुए कातिल, तो वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये सीए की बात कर रही हैं। मैंने देखा था कि मेरी माओं और मेरी खालाओं और मेरी बहनों जैसी वो औरतें थीं, रोटी पकाते पकाते आटे के हाथ झाड़ते झाड़ते जाके माइक पकड़ लेती थी और इन्क़िलाब जिंदाबाद बोलती थी। और मुझे याद आ रहा था कि आखिरी बार एक ऐसे आर्टिकुलेशन के साथ और शब्दों के इस बहाव के साथ मैंने किसी को सुना था तो उमर खालिद थे। ऐसे काली पानी की सज़ा मिली कि उमर के मुँह से फिर एक लफ्ज़ नहीं सुना गया। कि कुछ लोग हैं जो जेलों में बंद हैं ताकि इस देश में लोकतंत्र आबाद रहे, लोकतंत्र सांस लेता रहे, इसलिए भी वो जेलों में बंद हैं और कोई रीज़न नहीं है कि वो जेलों में बंद हैं। वो इसीलिए बंद है क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की बात की, उन्होंने इस चीज़ की बात की कि इस देश में सबको समान होना होगा, सबको समान नागरिकता का अधिकार होना होगा, इसलिए वो जेलों में बंद हैं। तो अब हम उमर की बात करेंगे और उनको ये मानना पड़ेगा कि अगर मैं लेजिटिमेट चेहरा हूँ कि उमर एक लेजिटिमेट व्यक्ति है, एक लेजिटिमेट चेहरा है इस देश के लोकतंत्र के मूवमेंट का, तो वो भी सही बात है। हो सकता है नेहा ये सोचें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस पॉडकास्ट में आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसकी धूम पूरी दुनिया में है। जी हां, कॉकरोच जनता पार्टी का वो प्रदर्शन, वो आंदोलन, वो इनकलाब जिसने एक तरह से पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। और नरेंद्र मोदी जो सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के उन नेताओं में जिनका शुमार है, जिनकी प्रवृत्तियां, जिनके सपने बड़े तानाशाही हैं, उनको घुटनों पे ला दिया। और ऐसा पिछले 12 साल में सिर्फ 1-2 बार ही हुआ है। किसान के बाद अब नौजवान नरेंद्र मोदी को घुटनों पर ले आए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन क्या इसको सिर्फ ये माना जाए कि सिर्फ एक मंत्री का चेहरा बदलकर दूसरे मंत्री का आ गया? इसमें सवाल ये भी पैदा होता है, आखिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या बदल गया कि नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी जो कहते थे हमारे यहाँ कभी इस्तीफे नहीं होते, उनके यहाँ इस्तीफे होने लगे? क्या ये बात एक इस्तीफे तक ही रुक जाएगी? इस सब के अलावा राजनीति किस तरह से बदल रही है, लेकिन जेन ज़ी, वो जनरेशन जो सबसे छोटी जनरेशन है इस वक्त हमारे यहाँ, उसने कैसे उन बुजुर्गों को, वो बूढ़े लोग जो सत्ता के खंभे पकड़कर हटने का नाम नहीं लेते थे, मैं कहती थी बंदर की तरह सत्ता के खंभों से जो चिपके हुए थे उनको उतार दिया और इस तरह के नारे लगाए कि सत्ता के खंभे हिल गए। इस वक्त मेरे साथ उन्हीं हीरोज़, उन्हीं नायिकाओं में से एक मेरे साथ नेहा बोरा मौजूद हैं। नेहा आयसा की अध्यक्ष हैं और साथ साथ वाम जो दल हैं उन्हीं का एक संगठन है नेहा कोई जाना माना चेहरा आप हमेशा से रही हैं, लेकिन इस आंदोलन में उनको जो पहचान मिली है, मुझे लगता है उनकी अब तक की ये बड़ी पहचानों में से एक है या सबसे बड़ी पहचान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नेहा वो सब काम करने के लिए जो आपने किया। 23 दिन तक उपवास करना, मैं और मेरी सहयोगी अभी यही बात कर रहे थे कि एक वक्त खाना न मिले तो आदमी मचल जाता है।
23 दिन तक आपने सब कुछ किया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी तपस्या का फल मिलता है। आप उन खुशकिस्मत लोगों में से एक हैं कि आपने एक इनकलाब शुरू किया और आपका इनकलाब कामयाब भी हुआ। कैसे हुआ ये? नहीं, ये तो जैसा आपने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें उनकी तपस्या का फल मिलता है। तो इससे पहले बहुत सारी तपस्याएं हमने की थी जिनका फल नहीं मिला या अधूरा रह गया, लेकिन वो सब एग्रीगेट हो कर के अब इस मूवमेंट का फॉर्म ली और इस तपस्या का हमें फल मिला। और अब ये तपस्या का फल जो हमें मिल गया है, आगे आने वाली सब तपस्या कंप्लीट करने के लिए ऊर्जा भी मिल गई है, ये हुआ है। बाकी हंगर स्ट्राइक की कहानी तो बहुत दिलचस्प है। आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। एक बार इस पे भी सवाल पूछ लेती हूँ। आप कह रही हैं ऐसा नहीं है कि पहली बार आपने कोई नारा लगाया, तपस्याएं पहले भी की थीं जिनका फल नहीं मिला था। तो ये अभी अभी निकली हुई कली नहीं है, ये खिला हुआ फूल है, बल्कि मैं कहूँगी ये बागीचा है। आप पहले से भी तमाम संघर्ष कर रही थी, सिर्फ देश को और दुनिया को अब ज़्यादा पता लगा। जी बिल्कुल। इनफैक्ट बाकी और चीज़ें तो छोड़िए, इवन इसी मुद्दे पे अगर पेपर लीक की ही हम बात करें या अगर एक समूचे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर संघर्ष की बात करें, तो एक लंबे समय से हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो बदलाव आ रहे हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स इस देश में बोल रहे हैं। मैं जब स्कूल से निकली और यूनिवर्सिटी में पहुंची, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं दुनिया को वैसे देखूंगी जैसे आज मैं देखती हूँ। अपनी दुनिया में एक जगह समझ पाना, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरा इतिहास से क्या वास्ता है, उन लोगों से क्या वास्ता है जिन लोगों को शायद मैं कभी नहीं जानूंगी, कभी नहीं देखूंगी, कभी नहीं मिलूंगी, उन सभ्यताओं से क्या वास्ता है जिन्होंने हमें इतना कुछ दे दिया लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं या उनको विलेनाइज करते हैं। तो एजुकेशन का मतलब ही होता है कि आप जिस दुनिया में रहते हैं उससे अपना एक रिश्ता तलाशिए, चाहे आप बायोलॉजी में तलाशिए, फिज़िक्स में तलाशिए, ये समझिए कि आप कौन से गुरुत्वाकर्षण के बल से इस दुनिया में बने हुए हैं, या आप सोशल साइंसेज में तलाशिए कि आप जिस इतिहास से आते हैं, आपकी भाषा जिस इतिहास से आती है, उस इतिहास का क्या मतलब था। एजुकेशन का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इस सब को नर्चर करना। लेकिन हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम अब वो काम नहीं करता है। हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मिनिमम पेइंग वेज पे काम करने वाले लोगों को मैन्युफैक्चर करता है, जिसके अंदर हर आकांक्षा, हर खूबसूरत चीज़ को जानने समझने की इच्छा मर चुकी है। और इस पे एक लंबे समय से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट मूवमेंट बात कर रहा है। जब एनटीए को लाया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो ऑलरेडी इस देश में बहुत ऑपोजिशन था एजुकेशन या एग्जामिनेशंस के सेंट्रलाइजेशन को लेकर के। तमिलनाडु की एक स्टूडेंट, अनीता नाम था उनका, जिनके भाई 20 तारीख को प्रोटेस्ट में आए थे दिल्ली में, उन्होंने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि एक सेंट्रलाइज्ड मेडिकल एंट्रेंस फोर्स किया जा रहा था स्टूडेंट्स पे। और वो बार बार तमिलनाडु में बाकायदा स्टेट में मूवमेंट चलता है कि आप स्टेट गवर्नमेंट्स को करने दीजिए अपना एग्जामिनेशन। बाकी राज्यों में भी ये चलता है, लेकिन किसी को नहीं सुना जाता है। उल्टा उसकी जगह एनटीए को लेकर आया जाता है, जो और केंद्रीय कर देता है एग्जामिनेशंस को। और अब इतने सालों बाद 17-18 में आता है, अब हम क्या देख रहे हैं कि एनटीए जो एग्जामिनेशन करवा रहा है, उसके जो स्पेशलिस्ट पैनल्स बन रहे हैं पेपर ट्रांसलेट करने के लिए, पेपर सेट करने के लिए, उन्हीं पैनल्स में से लोगों का नाम पेपर लीक करने के इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है। और फिर जब आप उन लोगों के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, आपको पता चलता है कि कोई दिनेश बिवाल हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य हैं, कोई मनीषा मंघारे हैं जो एनटीए के पैनल में भी थी, वो भी भारतीय जनता युवा मोर्चा की सदस्य हैं, कोई पीवी कुलकर्णी है जिनको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, वो भी एनटीए के स्पेशलिस्ट पैनल में हैं। तो आपने सीधे सीधे एनटीए को एक फ्रंट बना लिया है जिसके पीछे पेपर लीक माफिया का पूरा ये गिरोह चलता है। और एनटीए आज के समय में इसके अलावा कोई काम नहीं करता है, पेपर लीक माफिया को एक लेजिटिमेसी का फ्रंट प्रोवाइड करने का काम। इसके खिलाफ हमारा एक लंबा समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, मूवमेंट चल रहा है। एनईपी, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसने भाजपा के एजुकेशन को लेकर के तमाम मंसूबों को हमारे यूनिवर्सिटीज़ में सिस्टमेटाइज कर दिया है, वो पॉलिसी
जिसके तहत हमारे सिलेबस को पूरी तरीके से बदल दिया जा रहा है। मैं यूजी में बीए में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ सकते हैं हिंदुस्तान में बिना पार्टीशन लिटरेचर पढ़े, बिना फैज़ को पढ़े, बिना मंटो को पढ़े। आज उनको निकाल दिया गया है इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस से इतिहास गायब कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस से कास्ट गायब कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस मूवमेंट से अंबेडकर को गायब करने की, जवाहरलाल नेहरू को गायब करने की जुडिशरी कोशिश से हो रही है। अकाउंटेबिलिटी गायब कर रहे हैं। जुडिशरी से अकाउंटेबिलिटी गायब कर रहे हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आप बात कह रही हैं, और पूरा सिस्टमेटिक जो रॉट है, जिसे हम भी कहते हैं कि व्यवस्था ही सड़ चुकी है, उस सड़ी हुई व्यवस्था के एक तरह के सिम्टम के तौर पर ये पेपर लीक जो है वो नज़र आ रहा है। ये समस्या नहीं है, मुझे लगता है ये सिर्फ एक तरह का सिम्टम है, एक लक्षण है एक बड़ी बीमारी की। आपने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। हमें अपना सफ़र बताइए कि आप वाम दलों से जुड़ी रही, लेफ्टिस्ट आपकी आइडियोलॉजी है, आप आइसा की अध्यक्ष हैं। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी जो ये तो कहते हैं हम तो, हमारी तो कोई राजनीति नहीं है, हमारी तो अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, विचारधारा नहीं है, हम तो लेफ़्ट राइट सेंटर कुछ नहीं है, हम तो सिर्फ युवाओं के मुद्दे उठा रहे हैं, कभी इन्होंने स्टैंड भी नहीं लिया। वो अलग बात है कि बाद के दिनों में खुद वहाँ बैठे हुए जो छात्र थे वो कहने लगे कि नरेंद्र मोदी सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन उन्होंने एक छोटी मछली को पकड़ के कहा कि भाई हमारे ये एजुकेशन मिनिस्टर, इनका इस्तीफ़ा ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि सरकार बर्खास्त करने की बात हो, लेकिन आप तो आइडियोलॉजिकली ख़िलाफ़ हैं नरेंद्र मोदी के। आप सीजेपी के साथ कैसे जुड़ी, फिर आपका इनका रिश्ता कैसे बना? क्योंकि आई थिंक हम लोग भी इस फिनोमेना को समझने की ही कोशिश कर रहे थे कि सीजेपी जो कि एक जोक की तरह शुरू हुआ, उसको इतने सारे लोगों का सपोर्ट मिल गया और फिर उसने एक कॉल दे दिया ग्राउंड पे। तो जब ये कॉल दिया, पहला कॉल जब आया 6 जून का, अगर मैं सही हूँ तारीख के मामले में, तो हम लोग भी बहुत समझना चाह रहे थे कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। 6 जून से कुछ दिनों पहले हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे एक प्रोटेस्ट कॉल था। उसी प्रोटेस्ट कॉल से डिटेन होके जब हम वापस आ रहे थे तो अभिजीत दीपके ने कांटेक्ट किया था हमें संगठन में, और उन्होंने बोला था कि उन्हें हमारा नंबर मिला था क्योंकि दिल्ली में स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस वो एक कॉल दे रहे हैं और वो चाह रहे थे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में वो काम करें। तो जब उन्होंने अपने तरफ से हमें अप्रोच किया तो हमने सोचा कि बिल्कुल, अगर कोई सामने से कह रहे हैं कि आप एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपका ग्राउंड पे मूवमेंट को खड़ा करने का, उसको डायरेक्शन देने का एक्सपीरियंस है, हम आपसे मदद मांग रहे हैं, तो हम क्यों उनकी मदद नहीं करेंगे। तो हमने बिल्कुल उनके साथ बातचीत की। फिर उसके आगे आने वाले दिनों में हमने और जो लोग उनसे एसोसिएटेड थे, जो स्पोक्स पर्सन्स नियुक्त हुए थे, उनसे बातचीत की। और फिर 6 के दिन जब अभिजीत दीपके खुद पहुँचे यहाँ पे दिल्ली में, तो तब हम लोगों ने साथ में, जो भी लोग वहाँ पे जर्नलिस्ट या लोग मौजूद होंगे, उन्होंने देखा होगा कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, क्योंकि उन्हें जंतर मंतर एक एज अ बतौर स्पेस का मालूम था कैसे होता है अरेंज, वहाँ पे जो थाना पड़ता है, वहाँ के लोगों के साथ हमारा बातचीत है, चाहे वो SHO हों, DCP हों वगैरह हों, उनसे हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप है। परमिशन से लेकर के लीगल क्या हो रहता है, स्टेट सेटअप, ये सब मतलब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते आपको मालूम रहता है। तो वो सब मदद हम लोग करते हैं सीजेपी के साथी बोलते भी हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं कि हमने मदद किया, थैंक यू बोलते हैं। तो ये हमको लगता है कि बहुत जेन्युइन एक अटेम्प्ट है उनका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में एक रिश्ता बिल्ड करने का। हम इसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन तब भी हम कॉशियस रहते हैं कि ये क्या राजनीति चुनेंगे आगे, और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब कहा जाता है कि जब ये कोई कहता है कि हमारी, पूछा जाता है कि भाई आप कैसे इंसान हैं, तो कहा जाता है कि भाई अपनी पॉलिटिक्स बताइए, आप क्या है। मतलब आप तो किसी के साथ खाना खाना या दोस्त बनने से पहले भी पूछते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। आप तो इतने बड़े इनकलाब की बात कर रही थी। बिल्कुल, और हम लोग इसीलिए बहुत, तो आपने ठोक बजा लिया था उनको? हाँ। इससे पहले कि आपने ये तय किया कि आप इस मुहिम का हिस्सा बनेंगी, आपने ठोक बजा लिया था कि ये ढंग के लोग हैं और वाकई ये बदलाव में दिलचस्पी है। क्या सीजेपी शुरू से ये चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप आइडियोलॉजिकली, मुझे करेक्ट भी कीजिए अगर मैं सही ना हूँ, कि वाम दलों को तो ये एक इन प्रिंसिपल इशू है कि भाई भाजपा जैसे भगवा जो पार्टियां हैं उनको पॉलिटिक्स में या सत्ता में नहीं होना चाहिए, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। सही है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन दीपके और सौरभ तो ऐसा नहीं मानते। नहीं, मुझे लगता है कि सौरभ हो या दीपके हों, इनफैक्ट सौरभ के साथ हमारा
CJP इस फिनोमेना से पहले भी एक वर्किंग रिलेशनशिप था। अच्छा। दिल्ली में अलग अलग प्रोटेस्ट में हम उनसे मिलते थे, वो खुद एक लीगल जर्नलिस्ट रहे हैं, तो हम पढ़ते भी थे वो जो लिखते थे और हम अप्रिशिएट करते थे। हमें मालूम था कि उनका समझदारी पॉलिटिकली तो सही है चीज़ों पे, अलग अलग समय पे ये हमें मालूम चला भी है। तो उनके साथ एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ जिससे एक बेसिक ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि हमें पूरी तरह अश्योर्ड था कि वो क्या करेंगे। हाँ, हमें इस चीज़ की पूरी गारंटी थी कि अगर हम इनके साथ में इस मूवमेंट में सहयोग कर रहे हैं, कोई भी कामकाज कर रहे हैं, तो जब तक जितना पॉलिटिकल कमिटमेंट हम में है, वो तमाम पॉलिटिकल कमिटमेंट के साथ जिस मूवमेंट का हम हिस्सा हैं, उस मूवमेंट के प्राइमरी डिमांड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं होने देंगे, टू द लास्ट ऑफ आवर एबिलिटी एंड टू द लास्ट ऑफ आवर स्ट्रेंथ। ये हमें भरोसा था और इसी शर्त पे भी, खुद पे भरोसा करते हुए भी हम इस मूवमेंट में गए थे। और जब धीरे धीरे अलग अलग शहरों में हम लोग गए, तो आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स जो फाउंडर हैं इसके, दीप के, अभिजीत दीप के, उनका जो एक पॉलिटिकल कमिटमेंट हमको अलग अलग जगहों पे दिखा, उससे हमें यकीन हुआ कि नहीं, ये लोग ऐसे तो नहीं है कि RSS के साथ में जाके मिल जाएंगे। एटलीस्ट इस चीज़ का हमें अश्योरेंस था जो चलिए, बहुत RSS जरूरी से था। नहीं मिलेंगे लेकिन आम आदमी पार्टी से मिल जाएंगे। आम आदमी पार्टी जब तक ऑपोजिशन में रहते हुए इस देश के सबसे बड़े खतरे भाजपा को चिन्हित करते हुए उसके साथ, उसके खिलाफ लड़ती रहेगी, तब तक आम आदमी पार्टी को अगर कोई प्रोटेस्ट लीड करना है, खड़ा करना है, उसमें हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। अच्छा। सेम अप्लाइज फॉर ऑल ऑपोजिशन पार्टीज। एज लॉन्ग एज उनको ये बात क्लियर है कि इस देश का सबसे बड़ा खतरा भाजपा और RSS है और वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनकी मदद जरूर करेंगे। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो रहा है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या रीडिंग है नरेंद्र मोदी, जिनके यहाँ कहा जाता है कि इस्तीफे नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी के अहम पे चोट है, उनके अहंकार पे चोट है, उनके पूरे हज़ारों करोड़ की जो उनका ब्रांड बनाया गया, 56 इंच के सीने पे चोट है। नरेंद्र मोदी ने क्यों लिया इस्तीफा? जो मुझे लगता है प्रिसाइसली वो रीज़न जो आप कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान तक तो ठीक था, लेकिन मोदी जी सेल्फी बना के डाल दे रहे हैं और लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक इतना सीरियस मूवमेंट चल रहा है देश में आपके मंत्री का इस्तीफा मांगने के लिए, और आप सेल्फी वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो उनको वही लगा होगा कि यार ये प्रधान तक तो ठीक था, अब लोग मेरा गला पकड़ रहे हैं, इसको निकालो जल्दी जल्दी, इससे पहले कि मेरी कुर्सी का जो मांग है, इस्तीफे की मांग है, वो और तेज़ हो जाए, प्रधान को ही खाली करवा दो। हम तो बिल्कुल ये समझते हैं, क्योंकि वो जनता जो जनरली शायद प्रोटेस्टर्स को समझती थी कि ये लोग वही हैं जिनके पास और कुछ काम है नहीं करने के लिए, आ जाते हैं लोग प्रोटेस्ट करने के लिए, वो जनता अब नहीं इस नैरेटिव में मान रही थी कि ये जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुआ 20 तारीख को, जिन लोगों ने हिंसा झेली, और बाकी अब शहरों में भी जो जो प्रोटेस्ट होना शुरू हुए थे, ये सब लोग एंटी नेशनल हैं, सिर्फ एक मोदी जी ही हैं जो सही हैं। नोबडी वाज विलिंग टू बिलीव दिस नाउ। और इससे पहले कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, और ऑलरेडी जो चीज़ एक्चुअली ट्रांसलेट हो रहा था कि अब ये गुस्सा 20 के बाद में धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सिर्फ नहीं था, बिल्कुल ये बिल्कुल नरेंद्र मोदी सरकार, पूरी भाजपा सरकार की नाकामयाबी, और उसके ऊपर मतलब एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी कि आप इतनी बड़े इनकेपेबल मिनिस्टर को तब से बचा रहे हैं और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे सर फोड़ दे रहे हैं, तो ये तो हद हो गई थी। अब तो लोग उसको, उसी गुस्से को वैसे एक्सप्रेस कर रहे थे कि हमें नरेंद्र मोदी का इस्तीफा चाहिए। और इस बहुत बड़े खतरे को भांपते हुए मुझे लगता है नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया, अपना खून का घूंट पीते हुए, अपने शब्दों को, राजनाथ सिंह कहते हैं ना, ईटिंग हिज ओन वर्ड्स, जो वो 25 जून को 2015 में कहे थे कि NDA में इस्तीफे नहीं होते हैं, आई एम श्योर ही इज ईटिंग हिज ओन वर्ड्स की बताओ। और धर्मेंद्र प्रधान से भी जो इस्तीफा दिलवाया, मैं सोच रही थी कि खूने जिगर में डुबोली हैं उंगलियां मैंने, वैसे लिखा होगा उन्होंने, लग रहा था मुझे तो अक्षर भी उसके लाल नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरह से आप और हम बात कर रहे हैं, खासकर आप जिस तरह से एक्सप्लेन कर रही हैं, आपने मोदी जी को बेचारा बना दिया। नहीं, मुझे अच्छा लगता है। बेचारे से PM नहीं, ये बेचारा PM तो वो चाहते हैं। जैसे आज मैं एक TV इंटरव्यू में थी, तो वो कहते हैं कि आपको नहीं लग रहा है कोई आपको थैंक यू बोलना चाहिए सरकार को कि उन्होंने आपकी इतनी बड़ी बात मान ली है, बताइए, उन्होंने सोचा कि ज़्यादा माहौल ख़राब ना हो, युवा ज़्यादा परेशान ना हो।
मैंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, मतलब शर्म भी नहीं आ रही है ये पूछने से पहले। अगर उन्हें इतनी ही चिंता थी, हम 50 दिन से बैठे हुए थे, आ जाते 5वें दिन हमसे मिलने के लिए। 23 दिन भूखे रहे हैं हम, मैं आमीन मनीष 23 दिन भूखे रहे हैं। आपको इतनी ही चिंता थी, दूसरे दिन आ जाते आप। आपने हमें भूखा क्यों रहने दिया? सोनम वांगचुक 26-27 दिन भूखे रहे हैं। आपको इतनी ही चिंता थी, आप पहले आ जाते। आपको इतनी ही चिंता थी, आपके होम मिनिस्टर अमित शाह से आपने कमिश्नर ऑफ पुलिस को बदलवा दिया, फिर उस नए कमिश्नर ऑफ पुलिस अनुराग कुमार से इस पूरे दिल्ली में, सेंट्रल दिल्ली में न जाने कितने हजारों युवाओं को अस्पताल पहुंचा दिया आपने 4-5 घंटे के अंदर। पैलेट इंजरीज के 5वें विक्टिम की खबर आ रही है। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो ये सब चीज़ें आप नहीं करते। आपको हमारी चिंता नहीं थी, आप हमें तोड़ना चाह रहे थे। वो तो आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई, आपने हमें इतना गलत आंक लिया। आप हमें तोड़ने निकले थे, आपका अहंकार टूट गया, आपके मंत्री की कुर्सी टूट गई। ये जो अगर बेचारा लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस देश के मंत्री को जब अकाउंटेबिलिटी मांगी जाए तो बेचारा होने में कोई दिक्कत नहीं है। इस देश के हर मंत्री को जनता के सामने बेचारा महसूस करना चाहिए। बड़ी अजीब बातें कर रही हैं। वो हिंदू हृदय सम्राट हैं। वो 1200 साल के इंतजार के बाद भारत राष्ट्र को ऐसा सम्राट मिला है, और आप उस सम्राट को जो हर तरह की सत्ता के खिलाफ लड़ रहा है, यानी जो 600 साल पहले जो मुग़ल हैं जो कब्रों में सो रहे हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है, जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी उन बरतानवी लोगों के खिलाफ लड़ रहा है, उससे पहले भी और जो कोई राजा महाराजा आए हों उनसे भी लड़ रहा है, चीन से लड़ रहा है, पाकिस्तान से लड़ रहा है, बांग्लादेश से लड़ रहा है, घुसपैठियों से लड़ रहा है, नक्सलवादियों से लड़ रहा है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके इतने हाथ हैं कि किसी देवी देवता के नहीं होते होंगे, उसको आप कह रही हैं कि अच्छा है कि बेचारे हैं? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक इन सब से तो लड़ ही रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्शन है या चीज़ है जिससे वो लड़ रहे हैं, वो है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ जो उन्होंने जंग छेड़ी हुई है, उनसे बनती नहीं है लोकतंत्र की। उनसे लोकतंत्र की बनती नहीं है। उनका ये बयान भी राजनाथ सिंह का, मान लीजिए कि ज़रूरत नहीं है हमें इस्तीफे देने की, इससे ज़्यादा गैर लोकतांत्रिक बयान क्या हो सकता है कि हम लोकतंत्र से परे हैं। पिछली सरकारें जो लोकतंत्र से बनती थी उनको देने होते होंगे इस्तीफे, लेकिन हम लोकतंत्र से बने हैं, उसका पूरा लेजिटिमेसी लेंगे और कहेंगे कि देखो चुना है आपने हमें, और जब अपनी सत्ता कायम करनी होगी, उसकी लेजिटिमेसी लेनी होगी, तो लोकतंत्र हमें याद रहेगा। चुनाव कराएंगे। हाँ। लेकिन अब जब हमसे अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी तब लोकतंत्र को हम भूल जाएंगे। अभी जब बात होगी कि आप SIR की माध्यम से इस देश की जनता चुन रहे हैं कि कौन जनता अब राजा चुनेगी, ये कर रहे हैं आप फिजिकल बाउंड्रीज बदल दे रहे हैं आसाम जैसे राज्यों की ताकि आपको बेनिफिट हो। आप इलेक्शन कमीशन को जेब में लेकर के घूम रहे हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाते हैं आप चुनाव के वक्त में। जब ये सब बातें जनता बोलेगी तब आप बोलेंगे कैसी बात आप कर रहे हैं, लोकतंत्र है, तब आपको लोकतंत्र याद आएगा। लेकिन जब जवाबदेही की बात होगी तो आप बोल देंगे कि आपकी सरकार जवाबदेही से परे है। नेहा, ये तो देखिए, आपको भी इस बात का कोई मुगालता नहीं होना चाहिए, मुझे भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि जो अकेले प्रधान हैं इस पूरे सरकार में वो प्रधानमंत्री ही हैं, और जब चाहते, वो जिस लम्हे चाहते, रात के 2 बजे या सुबह के 4 बजे वो इस्तीफ़ा ले सकते थे। तो अभी भी ये जो इस्तीफ़ा हुआ है ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग पर हमला है, और इस बात को नरेंद्र मोदी समझते थे, इसीलिए 50 दिन हो गए इस पूरे प्रोटेस्ट के, और अब जाके उन्होंने ऐसा किया है। अभी हमने बेचारे मोदी का जिक्र किया, अब क्या हम डरे हुए मोदी का जिक्र करें? सिर्फ कुर्सी का उनको खतरा था या इससे ज़्यादा कुछ सोच रहे थे? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो डर, मतलब इतनी हंसी आती है मुझे जितनी बार मैं याद करती हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान ने हमें दहशतगर्द बोला था, और सही मायने में दहशत तो बिठा दी हमने उनके दिमाग में। तो कहीं ना कहीं वो सही लेबलिंग किया उन्होंने हमारा, दहशतगर्द तो हम हैं। जितनी दहशत सत्ता के दिल में आज है इस वक्त हमारी वजह से, बहुत अच्छी लगती है हमें वो दहशत। खैर, बिल्कुल मैं ये मानती हूँ कि हर दिन प्रोटेस्ट का जो हम लोग जंतर मंतर पे हम लोगों ने बिताया, उस दौरान धीरे धीरे एक के बाद एक वो लोग जो
मुसलमानों को, दलितों को, महिलाओं को, कम्युनिस्टों को, जेएनयू वालों को या किसी भी यूनिवर्सिटी वालों को, या हर वो इंसान जो सरकार से क्रिटिकली सवाल पूछे, उसके पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करे या उसके बारे में कुछ सवाल पूछ ले, हर उस इंसान को इस देश में देशद्रोही समझना, मतलब सरकार से सवाल पूछना मतलब देश के खिलाफ बोल देना, ये जो कॉमन सेंस बना दिया गया था, इस मूवमेंट के दौरान ये कॉमन सेंस टूटा। ऐसे कितने सारे लोग जो पहले भाजपा सपोर्टर्स हुआ करते थे और जिन्हें लगता था कि प्रोटेस्ट्स में तो सिर्फ वही लोग बैठते हैं जिनका ज़िंदगी में और कोई काम नहीं है, जो बेरोज़गार हैं और जिन्हें या तो सोरोस फंड कर रहा है या चाइना फंड कर रहा है या राहुल गांधी फंड कर रहा है कि आप जा कर के सत्ता गिराइए। सच में लोग ऐसा मानते थे। लेकिन वो 23 दिन का हंगर स्ट्राइक जिस पे हम लोग जंतर मंतर पे बैठे, हर एक दिन मैं आपको बता नहीं सकती, हमारे पास लोग आते थे दर्जनों की संख्या में और माफ़ी मांगते थे, आंसुओं के साथ फूट फूट के रोते हुए हमसे माफ़ी मांगते थे। क्या कहते थे? कहते थे कि हमारी ही गलती है, हम ही ने इसको बार बार वोट किया, हमारी वजह से भूखी बैठी हो तुम, माफ़ कर दो हमें। ये कहते थे हम लोगों को, हमारा सर सहलाते थे, हमारा पैर दबाते थे, कहते थे माफ़ कर दो। आज हम लोगों ने ये गलती नहीं की होती, हमारे देश के लिए बार बार गलत राजनीति नहीं चुनी होती, तो शायद वो 22 बच्चे ज़िंदा होते, शायद तुम्हें आज इस गर्मी में, बारिश में, धूप में भूखा नहीं बैठना पड़ता यहाँ पे। तो जहाँ पे उन्हें हमें देख करके बुरा लग रहा था, वहीं पे वो दया या वो एम्पैथी या वो दुख वो गुस्से में कन्वर्ट कर रहे थे भाजपा के खिलाफ। और ये वो सेक्शन था जो भाजपा का सपोर्टर था। और इसमें इतनी एस्टोनिशिंग बात मैं आपको बताऊं, रोज़ हम देखते थे कि बाकी लोगों के माँ बाप आते थे हमारे पास, अपने बच्चों को भी लेके आते थे या बच्चों के बिना आते थे और माफ़ी मांगते थे और कहते थे अब हम ये गलती नहीं करेंगे। मेरी भूख हड़ताल के 22वें दिन और 19 तारीख को, मार्च से एक दिन पहले, मेरी मम्मी आई प्रोटेस्ट साइट पे। मेरा पूरा परिवार बीजेपी सपोर्टर है। वाकई बीजेपी सपोर्टर है। मेरी मम्मी आई और मैं सोई हुई थी क्योंकि तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी जंतर मंतर पे और सर बदन सब दर्द हो रहा था। हमारा 22वां दिन था भूख हड़ताल का वो। तो हम सो रहे थे और हमारे आसपास के जो आयशा के साथी थे वो डर रहे थे कि इनको जगाओ मत, या तो ये मर जाएंगे अगर इनको जगाएंगे, या तो ये इतना गुस्सा हो जाएंगे कि हमें मार देंगे। तो मुझे बहुत ऐसे एप्रीहेंसिवली साथी अभिज्ञान है, उन्होंने जगाया, बोला कि एक औरत आई है, वो कह रही है तुम्हारी माँ है। तो मैंने उसको ऐसे देखा कि मजाक का समय नहीं है मेरे पास, और मैं सो गई वापस। फिर 1 मिनट बाद वो आया, वो कहता, उसने कहा कि यार वो कह रही हैं कि वो बरेली से आई हैं और वो सच में तुम्हारी माँ है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने चश्मा पहना क्योंकि मैं चश्मा खोल के सो रही थी। मैंने बोला कहाँ है? तो उसने भीड़ में ढूंढा और वहाँ पे मास्क पहन के सचमुच मेरी माँ खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। तो फिर मुझे लगा कि क्योंकि मेरी माँ को मैंने नहीं बताया था मैं भूख हड़ताल पे बैठ रही हूँ, उनको खुद पता चल गया था। और जब उन्हें पता चला उन्होंने कॉल किया और उन्होंने मुझे बहुत डांटा। उन्होंने कहा कि हर बार बैठ जाना है तुमको, क्या परेशानी है तुमको, कहाँ है वो बच्चे जिसके लिए तुम बैठ रही हो, वो तो बैठे नहीं हुए हैं, तुमको बैठ जाना है, तुमको और कुछ काम नहीं है। और फिर जो जेएनयू के बारे में बातें बोली जाती हैं कि जेएनयू वाले बस यही करते हैं, वो ये मानती थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम जेएनयू वाले यही सब करते हो, यही तुमने वहीं से सीखा है, कुछ काम धाम करना नहीं है, पीएचडी कब जमा करोगी, क्या बैठने की ज़रूरत है भूख हड़ताल पे। बहुत उन्होंने डांटा। और मैंने कहा मम्मी मैं 5-6-7 दिन हो गया था भूख हड़ताल पे, मैंने कहा मेरे पास ना बिल्कुल एनर्जी नहीं है, हमारा बहुत डिसएग्रीमेंट होता है राजनीतिक। तो मैंने कहा अब आप ही मेरे पास डिसएग्रीमेंट करने का हिम्मत नहीं है, आप अगर कुछ इनकरेजिंग नहीं बोल रही हो तो फ़ोन रख दो, मेरा हो नहीं पाएगा। तो मैंने फ़ोन रख दिया। फिर उसके 2-3 दिन बाद मैंने फ़ोन नहीं उठाया मम्मी का, किया उन्होंने 1-2 बार, पर मम्मी को समझ आ गया कि अब मैं नहीं उठाऊंगी क्योंकि मैं बहुत थकी हुई भी थी और आप थके हुए हालत में ये नहीं सुनना चाहते हैं कि मत करो भूख हड़ताल। बहुत ऑलरेडी बहुत एनर्जी लगती है कि आप भूख हड़ताल पे बैठे हैं और आपको बहुत एंगेज नहीं करना है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है, पल्स कंट्रोल करना है, वरना वीकनेस होती है, तमाम चीज़ें। तो मैं नहीं चाह रही थी एंगेज करना। तो वो उस दिन पहुंच गई
और मुझे समझ नहीं आया अभी क्या करेंगी। तो मैं बहुत डर भी रही थी, हो सकता है मम्मी बोल दें कि अभी अभी चलो, हाँ। अभी चलो मेरे साथ, और बैग में जूस लेकर आई हूँ, हो सकता है। पर मेरी मम्मी आई, मम्मी ने गले लगाया, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सब आयशा वालों से घिरी हो तो इसलिए कुछ बोला ना हो। तो गले लगाया, और फिर गले लगाते हुए मेरी हड्डियाँ महसूस कर रही थी पीठ पे, ऐसे फील कर रही थी, मुझे रियलाइज़ हुआ। और फिर कुछ नहीं बोला उन्होंने, वो बस मेरे पैर दबाने लग गई। मैंने कहा सुबह से 3 लोग दबा चुके हैं मम्मी, दर्द नहीं हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, लेट जाओ। तो मम्मी पैर दबाई, बस 2-3 घंटा बस पैर दबाई। फिर बोला सर दबा देती हूँ, तो मैंने कहा हो नहीं रहा दर्द, तो फिर भी दबाए, हाथ दबाए। फिर रात में वो एक और आमीन मेरे साथ बैठे थे, उनकी दीदी आई थी, तो उनकी दीदी भी हमारे साथ पूरे समय थी। मतलब आई थिंक 3 हफ्ता हमारा भूख हड़ताल चला है। उस 3 हफ्ते में 3-4 दिन छोड़ के उसकी दीदी हर रोज़ हमारे साथ, वही हमारे साथ बैठती थी। उसकी मम्मी भी आई थी। तो आमीन की दीदी सहज और मेरी मम्मी चले गए रात में फिर, और सुबह 5:30 बजे मेरी नींद खुली। अगले दिन मार्च था, उसी दिन 20 तारीख को, और मेरी मम्मी भी आई हुई थी। तो मैंने देखा मेरी मम्मी 5:30 बजे वहाँ पे आई है। मैं तो खुशी उठी कि अच्छा 8:30 बज गया, भूख हड़ताल टूटेगी क्या भी। लेकिन फिर सुबह ही हुई थी, 5:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं सो गई। मेरी माँ को मैंने देखा, मेरी माँ साइड में बैठी हुई थी एक सोफ़े पे, और सोफ़े पे बैठे हुए आसपास देख रही थी कि कैसे सब आयशा के लोग, हम लोग बिस्तर पे लेटे हुए थे भूख हड़ताल पे लोग, और बाकी आयशा के लोग ज़मीन पे सब सोए हुए हैं, एक दूसरे का सहारा लेकर, किसी की टांग पे, किसी के कंधे पे। और मेरी माँ बस ऐसे देख रही है कि ये लोग मेरी बेटी को बचाने आए हुए हैं, कि अगर कोई लेने जाएगा तो ये मेरी बेटी को बचाएंगे। और ये लोग उसको, 5 लोग पूछ रहे हैं कि कुछ खाना है, अच्छा वॉशरूम उसको जाना है तो 6 लोग उसके साथ जा रहे हैं, कि कोई सवाल ना पूछ ले, कोई वीडियो ना बनाए कि ये जवाब दे दीजिए, या कोई फ़ोटो खिंचाने के लिए एनर्जी ना वेस्ट हो उसकी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी माँ ये सब देख रही हैं। और फिर जिस दिन फिर जंतर मंतर पे मार्च था, और फिर फाइनली हर जगह पे टीयर गैस शेल्स ये सब हुआ, और फिर जंतर मंतर पे भी टीयर गैस शेलिंग हुई। मेरी मम्मी टीयर गैस शेलिंग होने, मेरी माँ ने सुने वो टीयर गैस शेल्स जो बाकी जगहों पे फेंके गए, उसकी आवाज़ जंतर मंतर तक आ रही थी। लाठीचार्ज जिन्होंने फेस किया वो सब लोग हमारे टेंट पे आके मरहम पट्टी करवा रहे थे। मेरी माँ ने वो सब देखा। मेरी माँ ने टूटी हुई हड्डियाँ देखी, एक की गर्दन इतनी सूज गई थी क्योंकि वहाँ पे लाठी पड़ी थी, वो देखा मेरी माँ ने। मेरी माँ ने देखा एक साथी का पैर पूरा छिल गया था, मतलब खून निकल रहा था, वो देखा मेरी माँ ने वहीं पे टेंट पे बैठे बैठे। और फिर मेरी माँ की ट्रेन थी, तो बस 15 मिनट वो टीयर गैस शेल लगते हुए मेरी माँ बची हैं, तो वो चली गई। और कल मेरी माँ ने मुझे रात में फ़ोन किया 10 बजे और बोला तुम लोगों ने तो करवा दिया इस्तीफ़ा। तो मैंने कहा हाँ। तो मम्मी कहती सबको बहुत बधाई देना। वाह। तो मैंने कहा सब माँ बाप बदल रहे हैं, तो और आपके मेरी माँ घर क्यों की नहीं? कहानी है ये, मेरी बिल्कुल। घर तो की आपको लगता है कि कहानी घर घर में माँ बाप बदल रहे हैं? घर घर में माँ बाप बदल रहे हैं, और इसीलिए मोदी जी तो डर लगना बहुत चाहिए, डर लग रहा है, बहुत डर और लग बेचारे रहा हो है। रहे हैं। बेचारे हो रहे हैं, अभी क्योंकि और आप बेचारा जो होना कह रही बाकी हैं ये है। बात, हमसे भी बातचीत करते हुए कई ऐसे लोग थे, मैं और मेरी टीम वहाँ पहुँची हुई थी, जिसमें लोग ये कह रहे थे वहाँ पर कि अपने माँ बाप से लड़ के आया हूँ, नंबर 1, नंबर 2 मुझे शर्म आ रही है कि मेरे माँ बाप बीजेपी के वोटर्स हैं, नंबर 3 अपने माँ बाप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो छोटी जनरेशन है, जेन ज़ी, ये मिलेनियल्स को और बूमर्स को सो कॉल्ड बदलने की कोशिश कर रही है। तो ये, यानी आप ये नहीं समझती कि ये सिर्फ एक बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए एक मंत्री के इस्तीफा, पहली बात तो मुझे लगता था ये मांग ही अपने आप में बहुत अजीब थी कि हमें सिर्फ एक शिक्षा मंत्री का इस्तीफा चाहिए। मुझे लगता है इस्तीफा तो आरएसएस का मांगना चाहिए, क्योंकि ये पूरी एजुकेशन सिस्टम आरएसएस के इशारों पर चल रही है। आप देखिए तमाम यूनिवर्सिटीज़, हर जगह जो सड़न है, ये इस विचारधारा की सड़न है। इसमें लोग ख़राब नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के अधिकारी, आप सोचिए भारत की ब्यूरोक्रेसी, नेहरू जी ने जिसको स्थापित किया, जवाहरलाल नेहरू ने, उस ब्यूरोक्रेसी को सड़ा दिया है इन्होंने। ये तमाम ब्यूरोक्रेट्स ही तो हैं जो तमाम संस्थाओं को चलाते हैं। तो यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये नहीं लगता कि ये इस्तीफे से शुरू हुई कहानी इस्तीफे पे आकर ख़त्म हो रही है? ये कहाँ जा रही है कहानी? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये ऑफ कोर्स मूवमेंट शुरू हुआ था धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से, लेकिन वही है, मूवमेंट्स क्या से क्या हो जाते हैं, ये समाज की संभावनाओं की सबसे खूबसूरत चीज़ भी है। और मैं पॉलिटिक्स शायद करती भी इसलिए हूँ क्योंकि ये मैंने बार बार मूवमेंट्स में होते हुए देखा कि आप सड़क पे उतरे क्योंकि एक CAB आया और आपके मूवमेंट के चलते चलते वो CAA हो गया, एक्ट हो गया, और धीरे धीरे उसने इस देश को
ये याद दिलाने की कोशिश कर दी कि आज जो तुम्हें बना दिया गया है भाजपा आरएसएस द्वारा, वो तुम कभी थे ही नहीं। वो सिखा दिया। किसान आंदोलन ने ये सिखा दिया कि अडानी अंबानी को सवाल पूछते हुए 70-80 साल के बूढ़े लोग कैसे दिल्ली की सड़कों को, दिल्ली को जाम करके 1 साल से ज़्यादा घर बसा सकते हैं। मतलब simply refused to go away, simply refused to go away। जो रेसलर्स प्रोटेस्ट्स हुए थे, इवन दो वो इतना बड़ा आयाम उस तरह से नहीं उनको लेने दिया जाएगा, बहुत ब्रूटल रिप्रेशन उसको तो क्रश कर दिया गया, क्रश कर दिया बहुत ब्रूटली। जैसे शाहीन बाग मूवमेंट को भी 100 दिनों के भीतर उसको जैसे क्रश किया गया। लेकिन आप इस मामले में भी बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी, पता नहीं ये ऐसा लग रहा है कि डिज़ाइन में ऐसा कुछ था, काफ़ी भाग्यशाली और किस्मत वाले आप लोग रहे कि 50 दिन के भीतर जहाँ से बीज पड़ा और जब तक पूरी बहार आई तब तक सिर्फ 50 दिन लगे, वरना ज़्यादातर मूवमेंट्स तो देखिए अपनी मौत खुद मर जाया करते हैं और सरकारें इंतज़ार करती हैं कि ये मूवमेंट्स अपने आप मर जाएंगे। सही बात है, ये होता ही है। लेकिन पता नहीं, जैसे आप शाहीन बाग के बारे में भी बात करें या किसान आंदोलन ने तो चलिए वो अपनी एक परिणति को पहुंचा। हाँ। लेकिन मैं कहूँगी अगर शायद सीए का मूवमेंट नहीं होता तो मैं आज एक एक्टिविस्ट नहीं हूँ। अच्छा। तो जो मूवमेंट्स हमें लगता है कि कभी मुकम्मल हुए नहीं, उन मूवमेंट से जो हासिल होता है वो हमसे पूछिए आप। आज या इवन 2-3 साल पहले तक जो सब यंग लोग यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे थे, आप उनसे पूछिए कि आप क्यों राजनीति की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, या आयशा अब आप क्यों कर रहे हैं, या आपको कहाँ मिला आयशा का पता, या आपको कहाँ मिली ये कविता जिससे आप इंस्पायर होकर के अब लेखक बनना चाहते हैं, शेरो शायरी करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ मुशायरे वाली नहीं, सड़क पे संघर्ष की। वो आपको बताएंगे सीए के मूवमेंट का पता। तो वो मूवमेंट्स भी जो शायद कायदे से स्टेट जिनको क्रश कर देता है, वो मूवमेंट्स का जो इम्पैक्ट होता है लोगों के दिलो दिमाग में, वो आजीवन रहता है। अगर मैंने नहीं देखा होता सीए का मूवमेंट तो मैं नहीं होती शायद आज एक एक्टिविस्ट। तो एक कर्ज है सीए का मूवमेंट का, एक कर्ज है उन तमाम इक्वल सिटीजनशिप एक्टिविस्ट्स का जो मैं हर रोज़ अपने एक्टिविज्म में चुकाने की कोशिश करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि दुनिया इस तरह से भी देखी जा सकती है, इस दुनिया से। और सीए में तो ये तो बहुत वन साइडेड था ना, मुसलमान लड़ रहा है, पूरा देश उसके खिलाफ हो जाए, जिसको मुसलमान से प्रॉब्लम है वो एक तरफ आ जाए क्योंकि मुसलमान लड़ेगा, सिर्फ ये नैरेटिव दे दिया गया था। तो उसने तो बहुत ज़्यादा रिप्रेशन झेला, उसके बावजूद लड़ता रहा। तो मैं तो कर्ज मानती हूँ उस मूवमेंट का, और हर रोज़ हर दिन जब मैं एक्टिविज्म करूँगी, मैं उस मूवमेंट का कर्ज चुकाने की कोशिश करूंगी जिसने मुझे सिखाया कि सॉलिडारिटी दिखती कैसे है, सॉलिडारिटी के लिए डंडे कैसे खाए जाते हैं, सर कैसे फुड़वाए जाते हैं, एक दूसरे के लिए ज़मीन पे बिच कैसे जाया जाता है, ये तो मुझे उसने सिखाया। और बिल्कुल इसी तरीके से हुआ। देखिए आप 20 जुलाई को लड़कों पे डंडे पड़े और उसके बाद ये पूरा मूवमेंट बदल गया। ठीक इसी तरीके से जैसे 15 दिसंबर को जामिया में और उन स्टूडेंट्स की माओं ने मोर्चा संभाल लिया। ऐसी औरतें, मैं कहती थी, मैं खुद देखा था, सी और रोंगटे खड़े हो रहे हैं जब आप ये सीए की बात कर रही हैं। ऐसा लगता था कि मैं एक पत्रकार से कहीं ज़्यादा बहुत जज्बाती तौर पे उससे जुड़ गई थी, क्योंकि मैंने देखा था कि मेरी माओं और मेरी खालाओं और मेरी बहनों जैसी वो औरतें थीं, रोटी पकाते पकाते आटे के हाथ झाड़ते झाड़ते जाके माइक पकड़ लेती थीं और इनकलाब जिंदाबाद बोलती थीं। पूरी एक नस्ल को बदल दिया था उस मूवमेंट ने। और आप ही नहीं, मेरे जैसे लोग भी कर्जदार हैं कि दुनिया को अलग नज़रिए से देखना सिखाया। पत्रकार के लिए हेडलाइंस लिखना और हेडलाइन बनना, इसके बीच का फ़र्क भी मिट गया। अब यहाँ पर बात ये हो रही है नेहा कि ये लोग जिनके पास 2 ऑप्शन हैं, जेन ज़ी, अक्सर मैं देखती थी कि इन रीलों में इश्क होता था, कुछ घंटों के अंदर इन रीलों में इश्क से इनकलाब बन गया या इनकलाब से ही इश्क हो गया। तो ये भी जेन ज़ी वापस लौट गया है या कुछ और करेगा ये? नहीं, जेन ज़ी तो अब सीख गया है कि प्रोटेस्ट्स पे डटे कैसे रहते हैं, और वो गुस्सा जो अपने सीने में संभाले हुए हैं हम लोग, वो गुस्सा तो अभी भी नरेंद्र मोदी के लिए हम संभाले हुए हैं। और आगे आने वाले दिनों में तो हमारे लिए तो ये मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए मूवमेंट ख़त्म नहीं हुआ है। मैं तो आगे आने वाले समय में अलग अलग राज्यों में जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, हम तो बिल्कुल वहाँ जाएंगे। वहाँ पे जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उन मूवमेंट्स को जाकर के हम मजबूत करेंगे। और एनटीए के खिलाफ, एनईपी के खिलाफ ये जो मूवमेंट है उसको और मजबूत करना तो अभी बाकी सिर्फ एजुकेशन तक रखेंगे आप अपनी एक्टिविज्म को?
ऑफ कोर्स नॉट, बिल्कुल ऑफ कोर्स नहीं। हम तो, मैंने कल भी यही बात कही कि ये जो जीत आज मिली है हमें, इस जीत की ऊर्जा को हमें अपने जितने अधूरे संघर्ष हैं उनको पूरा करने की तरफ लगाना है। चाहे वो संघर्ष हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ से निकले हुए एक्टिविस्ट्स हैं, शर्जील हैं, उमर हैं, उनकी रिहाई में लगाना हो, चाहे वो इस वक्त मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो अटैक हो रहा है उसके डिफेंस में आने की बात हो, या इनफैक्ट जो SIR का बुलडोज़र इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है उसके बारे में बात करना हो, डिलिमिटेशन की जो कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बात करना जौहर हो। से मुझे याद आया कि क्या CJP इस बात को शामिल करेगा अपनी मांगों में कि जौहर यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जो ये एक्शन होने वाला है उसको रद्द किया जाए? देखिए, CJP का तो मैं हिस्सा हूँ नहीं, लेकिन आयशा की वो मांग में हमेशा शामिल रहेगा, हमारे नारों में शामिल रहेगा। इनफैक्ट हमारी एक टीम जाने वाली है वहाँ पे सॉलिडारिटी देने के लिए और वहाँ पे स्टूडेंट से बात करने के लिए। वहाँ पे जो भी संभव प्रयास हमारी तरफ से चाहिए होंगे हम बिल्कुल वो एक्सटेंड करेंगे। आयशा जाने वाला है, कल परसों हम लोग एक टीम लेकर के जाएंगे एंड विल बी देयर। और राहुल गांधी के साथ जब आप नज़र आए, आपके साथ साथ JNU के और भी स्टूडेंट्स नज़र आए, ये सब कुछ कैसे हुआ? अचानक CJP के लोग वहाँ मौजूद नहीं थे लेकिन आयशा के लोग वहाँ पहुँच गए, मुझे ज़रा समझ में नहीं आया। एक्चुअली हम लोग राहुल गांधी से मिलने गए क्योंकि NSUI जो कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस का, उनके साथ तो हमारे रिश्ते हैं ही। हम लोग साथ में यूनिवर्सिटीज़ में कामकाज करते हैं और NSUI और यूथ कांग्रेस अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो NSUI के जो प्रेसिडेंट हैं उनको मैं बधाई देती थी जब वो अलग अलग जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो भी हमारे मूवमेंट जो चल रहा था जंतर मंतर पे या बाकी जगहों पे, उनके स्पीचेस का मुझे भी रील भेजते थे और बोलते थे कि आप अच्छा बोल रहे हैं, आपकी तबीयत कैसी है हंगर स्ट्राइक पे, वो पूछते थे। तो एक बातचीत चल रही थी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते हम राहुल गांधी से मिलने गए थे। उनसे इन्हीं सब चीज़ों पे बात हुई। इस वक्त जो देश का एजुकेशन सिस्टम ढह रहा है और ये बाय डिज़ाइन ढह रहा है, इसको ढाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स हैं जो करप्ट हैं, पूरा सिस्टम ही बदला जा रहा है और सिस्टम को इस तरह बनाया जा रहा है कि क्रिटिकल यंग माइंड्स उससे ना उभरें, कंप्लायंट यस सर यस मैम बोलने वाले दिमाग वहाँ से उभरें। इन सब चीज़ों पे बात हुई और जो मूवमेंट चल रहा था स्टूडेंट्स का जंतर मंतर पे, उसको लेकर भी बात हुई। उनसे ये भी बोला कि आप सॉलिडारिटी में आए, तो उन्होंने सॉलिडारिटी भी व्यक्त की। तो इन सब चीज़ों पे ही बात हुई। इनफैक्ट आई थिंक अगर ये कुछ दिन और चलता तो वो आते, उन्होंने अश्योरेंस। लेफ्ट पार्टियों की तो सरकार भी रही है कांग्रेस के साथ, तो आपका तो साथ बड़ा पुराना है, ऐसा तो नहीं है? मुझे वहाँ कुछ ऐसा आभास सा हुआ, एक हिंट सा मिला कि हो सकता है नेहा ये सोचें कि कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाए। नहीं नहीं, हम जहाँ हैं वहाँ बहुत खुश हैं। इनफैक्ट जब भी हमें कोई ये कहता है कि, अब लोगों को लगता है कि वो तारीफ़ कर रहे हैं, पर ये तारीफ़ होती नहीं है। वो कहते हैं कि आप लेफ़्ट से हैं, अगर आप लेफ़्ट से नहीं होती, किसी और ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी से होती, तो आप इतनी बड़ी नेता बन गई होती। तो हम उन्हें कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मुझसे ज़्यादा आर्टिकुलेट महिलाएं पॉलिटिक्स में नहीं हैं और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मैं लेफ़्ट में हूँ स्पेसिफिकली इसलिए आपको जो मैं कहती हूँ वो इतना पसंद है। वो मेरे बारे में नहीं है, जो मैं कहती हूँ उसके बारे में है, और जो मैं कहती हूँ वो लेफ़्ट की विचारधारा है। तो अगर मैं लेफ़्ट से अलग हो जाती हूँ तो आपको वो अच्छा नहीं लगेगा जो मैं कहूँगी। कांग्रेस भी सेंटर लेफ्ट है, ऐसा नहीं है? नहीं, जैसे बट कहते हैं ना मैं कि दिल है जरा हल्का सा बाएं तरफ होता है, तो वैसे ही सेंटर लेफ्ट तो कांग्रेस भी है। नहीं नहीं, मैं फर्मली ऑन द लेफ्ट हूँ, सेंटर लेफ्ट नहीं हूँ। तो कांग्रेस में तो नहीं जाऊँगी। आई विश देम ऑल द बेस्ट। वो इस वक्त जो लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट लड़ाई है। एज एन ऑपोजिशन पार्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस भाजपा के खिलाफ इस लड़ाई को मजबूत करता रहे और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज़ को भी यूनाइट करता रहे। इस तरीके के जन आंदोलन जो एक डायरेक्ट अटैक होते हैं सरकार के ऊपर और जिससे मोबिलाइज होता है सरकार के प्रति डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन, जस्टिफाइड डिसकंटेंट और फ्रस्ट्रेशन, उसमें सॉलिडारिटी देने का काम कांग्रेस लगातार करते रहे और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज करते रहे। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे न जाने कितने लोगों को ये कहते सुना और आपको वो जानते भी नहीं थे। इनफैक्ट आपके
पिछले 2-3 दिनों में जब से आपका टूटा है अनशन, उसके बाद से लोगों ने आपको ज़्यादा जानना शुरू किया मास लेवल पे। बाकी लेफ्ट लिबरल सर्कल्स में लोग ज़ाहिर है आपको जानते थे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन बाकी ईमानदारी से आपको बता रही हूँ कि मूवमेंट के इतने दिनों के दौरान क्योंकि आप अनशन पे थी, तो आपसे तो सुनने को भी नहीं मिला कि आपकी भाषणों के ज़रिए भी लोग समझ पाते। अचानक ऐसा लगा पिछले 48 घंटे में जैसे लोगों ने ये डिस्कवर किया कि नेहा बोरा नाम की कोई लड़की है। तो कोई कहता था ये लड़की जिसको नाम भी नहीं पता है, इसको तो पार्लियामेंट में होना चाहिए। मतलब मैंने इतने लोगों को ये कहते हुए सुना, तो मैं ये सोच रही थी कि लेफ़्ट में होने, देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में लेफ़्ट के तो बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। बाहर का नहीं, ये ख़िज़ां का मौसम है वहाँ। हो सकता है कोई ऐसा दौर भी आए जहाँ फिर से लेफ़्ट कहीं न कहीं सरकार का हिस्सा बने या उसकी सरकार भी बने। तब तक आप इंतज़ार करेंगी? बिल्कुल तब तक अभी तो बाल इंतज़ार काले हैं और करेंगे। सफ़ेद हुए तो। कोई बात नहीं, वो दिन का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, वो दिन हम लाएंगे, हम उनमें से हैं, जब वापस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में भी लेफ्ट होगा। वो लोग होंगे जिन्होंने कभी अपना रिप्रेजेंटेशन अगर पार्लियामेंट में देखा तो लेफ्ट की तरफ से देखा। वो गरीब लोग, वो मजलूम लोग जिनकी लड़ाइयाँ अभी भी अधूरी हैं, उनकी लड़ाइयाँ मुकम्मल तब होंगी जब लेफ्ट होगा, क्योंकि वो पार्लियामेंट में होंगे। तो वो दिन का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, वो दिन हम लाएंगे ज़रूर। बहुत बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। आखिरी बात बिल्कुल, राहुल गांधी को अब आप इस पॉलिटिक्स में कहाँ देख रही हैं? राहुल गांधी ने इस मूवमेंट में भी हिस्सेदारी ली, हालांकि इसके एक ब्रांडिंग होने का भी खतरा था कि क्या ये कांग्रेस स्पॉन्सर्ड है, और जैसे ही प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ आप पहुंच भी गई वहाँ मंच पर। हालांकि मैं सोच रही थी कि राहुल गांधी ने जिस तरह से मंच दिया आपको, और साथ साथ दानिश भी वहाँ पर मौजूद थी। नरेंद्र मोदी की वो खसलत है कि अगर 1000 साल भी नरेंद्र मोदी जिएँ तो भी उनकी ज़िंदगी में 5 मिनट नहीं आएंगे कि वो किसी को मंच दे दें या माइक दे दें। वो तब भी मन की बात करेंगे अगर 1000 साल जीते रहे। तो किस तरह से देख रही हैं आप, क्या इस मूवमेंट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ऑपोजिशन, जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन है, इलेक्टोरल ऑपोजिशन है, क्या वो उठा सकता है या उठाना चाहिए या उठा रहा है? नहीं, जो नहीं उठा रहा है वो प्लीज़ उठाएं। पार्लियामेंट में इस बात का बिल्कुल फ़ायदा उठाइए कि इस देश की सड़कों पे जनता ने एक भारी, भयंकर और बहुत मैसिव ऑपोजिशन व्यक्त किया है सरकार के खिलाफ। और अभी भी सरकार में अगर कोई भी अटेम्प्ट हो आने वाले समय में इस गलती को झुकलाने के लिए कि आपने रेजिग्नेशन इसलिए दिया क्योंकि आपका कैबिनेट मिनिस्टर एक इनकेपेबल अनअकाउंटेबल मिनिस्टर था, तो पार्लियामेंट में इसमें बिल्कुल बात हो। हम तमाम लोग जो इस लड़ाई में शामिल रहे जंतर मंतर पे, हम तमाम लोग जो अलग अलग शहरों में इस लड़ाइयों में शामिल रहे, हम सब चाहते हैं कि हमारा ये जो लड़ाई और संघर्ष रहा है इसका बिल्कुल हमें एक ट्रांसलेशन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी देखने को मिले। ये हमारी दिली इच्छा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी हमको हमारे ग्राउंड के मूवमेंट का ट्रांसलेशन देखने मिले। आगे आने वाली जगहों में जहाँ जहाँ पे भी चुनाव हैं, उन सब जगहों पे ये जो डिस्कंटेंट इन सड़कों ने कंसोलिडेट किया है, इस डिस्कंटेंट को इलेक्टोरली ट्रांसलेट किया जाए, ये तो हम बिल्कुल चाहते हैं। अब बिल्कुल आखिरी सवाल, आपसे बात करते करते थोड़ी देर के लिए मैं जोन आउट कर गई थी और उमर खालिद की याद आने लगी कि मुझे याद है 5-6 साल पहले जब वो आज़ाद मर्द हुआ करते थे, तब मैं उनके कई बार उनका इंटरव्यू किया। एक इंटरव्यूई और इंटरव्यूअर से ज़्यादा भी उमर को जानने का मौका मिला, और मुझे याद आ रहा था कि आखिरी बार एक ऐसे आर्टिकुलेशन के साथ और शब्दों के इस बहाव के साथ मैंने किसी को सुना था तो उमर खालिद थे। आप कैसे देखती हैं इस वक्त उमर खालिद को? क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए? मुझे लगता है कि जो सब आपने ये किया, सीजेपी का पूरा मूवमेंट, ये करते हुए तो उमर को एक उम्र गुजर गई, एक ज़माना हो गया, और ऐसे काले पानी की सज़ा मिली कि उमर के मुँह से फिर एक लफ्ज़ नहीं सुना गया। आप सही कह रहे हैं कि जो मैं कह रही थी कि हमारी बहुत सारी अधूरी लड़ाइयाँ हैं, उनमें से एक लड़ाई ये भी है कि हमारे वो साथी जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की लड़ाइयाँ लड़ी, उन साथियों को स्टेट के पूरे मैकेनिज़्म ने इस कदर पनिश किया और इस कदर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की उनके एक्टिविज़म से, उनके व्यक्तित्व से, कि लोग एक्टिविज़म ना करें। लेकिन इसका उल्टा हुआ। उमर की जब हम स्पीचेस सुनते हैं, उमर की कहानियाँ हम सुनते हैं, उमर के लेटर्स हम पढ़ते हैं, या डॉक्यूमेंट्रीज़ हम देखते हैं, या शर्जील की जब स्पीचेस सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो जो इफ़ेक्ट चाहती थी सरकार लोगों पे हो कि लोग डरें और सोचें कि कहीं हमें उमर तो नहीं बना दिया जाएगा, कहीं शर्जील तो नहीं बना दिया जाएगा, उसका उल्टा भी असर होता है। उसका उल्टा भी असर होता है कि कुछ लोग हैं जो जेलों में बंद हैं ताकि इस देश में लोकतंत्र आबाद रहे,
लोकतंत्र सांस लेता रहे, इसलिए भी वो जेलों में बंद हैं और कोई रीज़न नहीं है कि वो जेलों में बंद हैं। वो इसीलिए बंद हैं क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र की बात की, उन्होंने इस चीज़ की बात की कि इस देश में सबको समान होना होगा, सबको समान नागरिकता का अधिकार होना होगा, इसलिए वो जेलों में बंद हैं। और वो इस सत्ता को नागवार था, उन्हें यही ये मंजूर ही नहीं था। और इससे याद आया कन्हैया और उमर का फ़र्क भी। इस आंदोलन में भी देखिए आप, आपके साथ आयशा में बहुत सारे मुस्लिम नामों वाले लोग भी हैं। उमर भी एक कम्युनिस्ट थे, लेफ्टिस्ट थे और एथीस्ट भी थे। कम्युनिज़्म की शायद एक प्री रिक्विज़िट है, एक शर्त है कि आपको एथीस्ट होना ही होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कन्हैया कुमार आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों संसद में आ जाएँगे और उमर जो है उनकी उम्र गुज़र रही है जेल में। इस फ़र्क को आप समझती हैं? इस फ़र्क को हम बिल्कुल समझते हैं, लेकिन ये फ़र्क सिर्फ़ इसका फ़र्क नहीं है कि कन्हैया कुमार बाहर हैं और अपनी राजनीति खुले तौर पे आज भी प्रैक्टिस कर